सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने महाकौशल क्षेत्र के कृषि गौरव संस्थान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रांगण में और दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में फसल संगोष्ठी क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। प्रदेश ही नहीं, यहाँ संस्कारधानी महाकौशल अंचल के हमारे कई कृषक यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कार्यकुशलता का परचम वो सभी जगह लहरा रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ पर साथ हैं, जो अथक प्रयासों से केवीके को नई ऊंचाइयाँ दे रहे हैं। और साथ हमारी सखी हमारी अनामिका जी हैं और हमारे मित्र सुनील जी, ये दोनों ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अब हमारे साथ हमारे किसान भाइयों से रूबरू होंगे। तो अनामिका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे किन किसान भाइयों से क्या बात कराना चाह रही हैं आप? रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बातचीत करते हैं हमारे किसान भाइयों से। अभी हमारे बीच हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम गेंदालाल कुशवाहा है। मैं ग्राम केवलारी पनागर से हूँ और मेरा आज का ये प्रश्न है कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं किसान, चाहे वो खरपतवार के लिए हो या कीटनाशक हो, इसमें लेते तो हैं जिस विश्वास के साथ किसान हम खरीदते हैं, यानी किसानी जो भी किसान खरीदते हैं, खरी दवाइयाँ नहीं उतरती। कई बार बहुत कम मौके आते हैं जब वास्तव में ये दवाइयाँ खरी उतरती हैं। नहीं, जो नुकसान हो जाता है, अगर हम 15 दिन बाद वही दवाई डालते भी हैं तो उसका हमें फसल पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बस मैं ये समाधान चाहता हूँ। तो पीके गुप्ता जी शायद इस समस्या का समाधान ज़रूर बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या है, पहली बात, फ़ायदा ना करना, मैंने बताया था रेसिस्टेंट डेवलप होना जो है, हम अंधाधुंध जो है केमिकल का उपयोग करते हैं कंटिन्यू। तो वो क्या है, दवाई चाहे नींदानाशक हो, चाहे फफूंदनाशक हो, चाहे कीटनाशक हो, है ना। हमारे संचालक महोदय का जब भी डॉक्टर दिनकर प्रसाद शर्मा साहब का उद्बोधन होता तो सबसे पहले वो यही कहते, प्राकृतिक खेती, अपने ज़मीन में माइक्रोबियल पॉपुलेशन को बढ़ाएं। हमने अंधाधुंध केमिकल का उपयोग किया है, जिससे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है। और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब उसमें हम जो है, हमारे सिंह साहब हो गए, माइक्रोबियल पॉपुलेशन जब जो है बढ़ेगी। और वो बढ़ेगी कब, हम जब जीवामृत, बीजामृत और अपने साथ में ट्राइगोडर्मा, राइजोबियम, पीएसबी कल्चर, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है, जब हमारी जो है खेती में जो हमारे ज़मीन में माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमें नहीं लगता है केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले भी क्या हुआ करता था, केमिकल कोई नहीं डालता था, वो तो जब अचानक आया तो लोग डालने लगे, उपयोग करने लगे। तो हमारा यही निवेदन है समस्त कृषकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का उपयोग करके जो है अपने खेती को लाभ का धंधा बनाएं और जो है खेती में कास्ट को कम लाएं। सर जी, गेंदलाल जी जो हैं ये वर्मी कंपोस्ट के बहुत बड़े उत्पादक हैं। आप ये देखो कि जब से आपने इंसेक्टिसाइड और बीडीसाइड का इस्तेमाल चालू किया है, तब से पहले केचुए ज़मीनों में बहुत होते थे। इसका वो प्रतीक है कि आपका ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में अच्छा है। तो उनको मालूम है कि हम इनकी खेती में देखिए कि बिल्कुल केमिकल्स का ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं ये, और इनका इतना अच्छा वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन है कि कभी आप लोगों को इच्छा पड़े और देसी तरीके से इन्होंने पूरा उसको लागू किया है। इसलिए आप सब किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जितना आपका गार्बेज या कचरा घर का निकलता है उसको इकट्ठा करिए और उसको खाद में कन्वर्ट करिए। पत्ती है, गोबर है, पेपर है, जो भी प्लास्टिक के अलावा जितनी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करिए और उसमें बायो फर्टिलाइजर जो है, जैसे राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, इन सब चीज़ें का इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी उर्वरा शक्ति और ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का मजबूत हो सके। वही आधार है आपके उत्पादन का और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती में लागत कम करने के लिए। इसीलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि निश्चित रूप से मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन का ध्यान रखें और सॉइल टेस्ट कराते रहें, जिससे आपको पता लगता रहे कि हमारी मिट्टी में क्या क्या कमियां हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सुनील जी, अब आप हमारे किस किसान भाई से बात कराना चाहेंगे? जी, मैं बात कराना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पर तमाम किसान भाई मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत ही ख़ास किसान हमारे साथ मौजूद है, चूँकि पुरस्कार भी मिला है आज, तो उत्साह भी बढ़ता है
और आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि आखिर हमें कैसे आगे बढ़ना है। और इसके अलावा ये बताइए, इस पुरस्कार को हासिल करने में कितनी चुनौतियां आपके सामने आई? नमस्कार, मेरा नाम मनोज चौबे, ग्राम मोहतरा विकासखंड सिहोरा से हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि वानिकी में यूकेलिप्टस का हमने खेती में लगाया और उसका जो है बहुत बढ़िया उत्पादन मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अगर मिश्रित खेती की जाए तो ये बहुत अच्छा है और हमने करीब 15 साल उससे उत्पादन लिया बिना किसी लागत के। बहुत अच्छा उत्पादन हुआ और आगे भी बहुत किसान भाइयों को हमने प्रेरित किया है उसके लिए और लगाया भी है और बहुत अच्छा मतलब खेती कृषि वानिकी में लाभ का धंधा है वो। कृषि के साथ साथ जैसे गौ पालन, भैंस पालन, ये अगर हम करना चाहते हैं तो गाय पालन के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या उचित है, कृपया मार्गदर्शन दें। नमस्कार। अभी जैसे मैंने बताया था कि हम गौ पालन, पशुपालन जो कर रहे हैं, मतलब गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन है, तो हमको कृषि के साथ साथ इन व्यवसाय को करना चाहिए और वैज्ञानिक विधि से करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया कि उच्चतम नस्ल का चयन, हम अच्छी नस्ल पाले। अगर गाय की नस्ल बात कर रहे हैं तो हम साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, देवनी है, जो हमारी दुधारू नस्ल है। भैंस की बात करते हैं, मुर्रा है, जाफराबादी है, मैसाना है, तो इन नस्ल का हमको चयन करना चाहिए। अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हमारी कड़कनाथ नस्ल है, नर्मदा निधि नस्ल है कि जो कि 180 से 220 अंडे देती है, देसी मुर्गी है। कड़कनाथ है जिसका मांस काला मासी है और इसका अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो 80 से 1000 रुपये को अपने यहाँ पे एक मुर्गा बिक रहा है। इन नस्ल का अपन चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आहार व्यवस्था है, तो आहार व्यवस्था में हरे चारा, इसमें हम हाइड्रोपोनिक्स है, साइलेज है, अजोला है, इनको खिलाकर जो आहार का खर्च है हम कम कर सकते हैं और जो अपना मुनाफा है ये बढ़ा सकते हैं। प्रजनन व्यवस्था है, इस पर इसका ध्यान रखते हुए। और आखिरी में जो बताया था कि टीकाकरण, इसको टीकाकरण बिल्कुल करना ही चाहिए कि कोई बीमारी या संक्रामक रोग अपने पशुओं को ना छुए। इसलिए इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो अपना पशुपालन है फायदे का होगा। इस प्रकार पशुपालन आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और अनामिका जी, अभी आपकी तरफ हमारी कुछ बहनें हैं जो शायद उत्सुकता से देख रही हैं। तो जी हाँ, चलिए हम बढ़ते हैं इनकी ओर। और अभी कुछ महिला बहनें, कृषक बहनें हमारे बीच है, तो चलिए इनसे रूबरू होते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। आप अपना नाम बता सकते हैं? हाँ, मैं ज्योति दाहिया पनागर के पास कंदरा खेरा से आई हूँ। ज्योति जी, आप अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ। आप क्या खेती करती हैं या अपने बारे में बताएं। मैं काम करती हूँ खाद बनाने का। किस तरह से खाद बनाती हैं? जैविक खाद बनाती हैं? गोबर वाली खाद बनती है, गोबर वाली खाद। तो अनामिका जी, इनका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो नहीं, विशेषज्ञ नहीं, से बस पूछ काम सकते हैं। कुशवाहा जी अपनी टीम के साथ इन महिलाओं को लेकर आए हैं और ये वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो ये बात हम कुशवाहा जी से ही जानते हैं कि इनकी टीम के बारे में। तो कुशवाहा जी, प्लीज़ आप अपनी टीम के बारे में हमें बताएं। आदरणीय, मैं एक बहुत पहले छोटा सा किसान था, लेकिन जब से मुझे वैज्ञानिकों से जानकारियाँ मिली, हमारे केवीके के वैज्ञानिकों ने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि उस मार्गदर्शन से मैं नहीं, मेरे साथ अनेक किसान जो वास्तव में ज़मीन से पे थे, वो आज इस लायक हो गए कि आत्मनिर्भर हो गए। जो आज मजदूरी के लायक थे वो आज खुद व्यापारी बन गए। ये उदाहरण किसी और का नहीं, मेरा खुद का है। मैंने जब ये काम शुरू किया तो लोग मुझसे घृणा करते थे कि आप क्या गोबर का काम करते, क्या केंचुए का काम करते। लेकिन मैं और मेरी श्रीमती जी ने केवल मेरा सहयोग, यानी भरपूर जो सहयोग मिला और काम को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मेरे साथ नहीं था इस विषय में, लेकिन जब आज 4 पैसा देखा, कारोबार अच्छा बढ़ा तो पूरा परिवार जुड़ गया। क्या बात है, बहुत बहुत तालियां होना चाहिए इनके लिए, और प्रोत्साहन। आज कम से कम 8-10 हमारे श्रमिक अच्छे खासे रोजगार से लगे हैं। हमारे ये श्रमिक हैं, हमारे साथ ये टीम बैठी हुई है। इन लोगों ने आज इतने एक्सपर्ट हैं कि जहाँ चाहिए आप बोलिए, आप हर मदद के लिए तैयार हैं। जहाँ चाहिए केंचुआ मान लो
कोई वो बनाना है, आपको केंचुआ खाद के लिए ज़रूरत है, तो हमारी टीम सहायता करने को भी तैयार है, जहाँ चाहे हम मदद करने। आज हमने इस वर्मी कंपोस्ट में, जो हमारे पास नहीं के बराबर कुछ नहीं था, आज हमने अपना अच्छा खासा कारोबार संभाला। आज हम 10-15 लाख रुपए कम से कम साल पे ईयरली हमारे प्रॉफिट होने लगा। और आज हमारे जो मजदूर हैं वो खुद सराहना करते हैं कि हमें एक जो हम बैठे ठाले रोजगार नहीं था, वो रोजगार हमें मिला। आज ये गरीब महिलाएं हैं जिनकी 1-1, 2-2 एकड़ किसानी है, लेकिन उस किसानी से आज भरण पोषण नहीं है। लेकिन हम तो ये जानते हैं हम उनका भी गुजारा हो रहा और उसके साथ हमारी मजदूरी भी निकल रही है। आज हमारा परिवार भी खुश है, हमारी बस्ती खुश है। और आज हम उन वैज्ञानिकों की सराहना करते हैं कि मैं जिस योग्य नहीं था, ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने हमें वो बना दिया। आज मैं 74 साल का हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था, कभी सपना नहीं देखा था कि मुझे आज नेशनल अवार्ड मिलेगा। और आज उसके बाद हमारे वैज्ञानिक महोदय जी ने आज हमें एक और अवार्ड से नवाजा, तो मैं कैसी सराहना करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत खुशी ये जो चेहरे पे जी दिखती है वो और अपने रानी आप जी, में बहुत किसी बड़ी ने बात सही है। कहा है कि तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो एक बार कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियां। और बिल्कुल कुशवाहा जी के साथ साथ हमारे सभी किसान भाइयों के लिए तालियां होनी जी चाहिए। रानी जी, और हमारे साथ युवा किसान भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हमारे जी एक्सपर्ट्स। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह ठाकुर है। इस कृषि विज्ञान केंद्र एवं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में फसल संगोष्ठी का धन्यवाद करता हूं। मेरा सर से यह प्रश्न था कि सूडोमोनास होता है जो, उसका उपयोग बताएं और किस फसल में कर सकते हैं और कितना। जी, स्यूडोमोनास का उपयोग आप मिट्टी में भी कर सकते हैं और उसका बेहतर अगर आप फ़ायदा देखना चाहते हैं तो स्यूडोमोनास का हमेशा छिड़काव के रूप में उपयोग करें। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, फसल वर्धक का, पौध वर्धक का कार्य करता है। वहाँ उनको न उपयोग करके आप स्यूडोमोनास का उपयोग करें। पूर्ण रूप से जैविक है, पौध वर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। खड़ी फसल में 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से आप 1, 2, 3 बार आप छिड़काव कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका बेहतर फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा जो एक कल्चर है इफेक्टिव माइक्रोब्स का, ईएम कल्चर का उपयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा पौध वर्धक के रूप में आपको प्राप्त होगा। अभी किसान भाइयों के खेत पर पिछले समर सीजन में हमने इनका उपयोग कराया था और प्रत्येक किसान ने, जिन्होंने इसका उपयोग किया था, केवल ईएम कल्चर के उपयोग से इनकी जो पैदावार थी प्रति एकड़ 1 से 1.5 कुंटल की वृद्धि इसमें प्राप्त हुई थी किसान भाइयों को। तो निश्चित रूप से ऐसे कल्चर जो जैविक प्रकृति के हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, कम लागत में उपलब्ध हैं, इनका आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर एक विकल्प साबित होंगे। जो बाज़ार में महंगे रसायन आप उपयोग करते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनामिका जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, हमारे बीच एक और किसान भाई मौजूद हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश नवेरिया समीप बरेला से हूँ। मेरा वैज्ञानिकों से पूछना था कि जो हमारे आगामी फसल हैं ग्रीष्मकालीन, मेन मूंग उड़द है अब और साथ साथ सब्जी वर्गी में टमाटर, तो इनमें कौन से जैविक जो आपके कल्चर हैं उनका उपयोग करें जिससे हमारी ये फसलें अच्छी तरीके से हों। बिल्कुल, आपने ग्रीष्मकालीन फसलों में जैव उर्वरकों के उपयोग में प्रश्न किया है। अब जो ग्रीष्मकाल में आप मुख्य रूप से दलहन में मूंग और उड़द की खेती करेंगे और साग सब्जी में टमाटर, मिर्च, भटा, भिंडी, लौकी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करेंगे। तो दलहनी फसलों में 2 बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हमको उपयुक्त राइजोबियम की प्रजाति से बीजोपचार करके बुवाई करना है और खेत की तैयारी करते समय बुवाई के पहले हमको जैव उर्वरकों का एक समूह है जिसमें पीएसबी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, माइकोराइजा और एस्परजिलस नाइजर, इनका उपयोग हमें करना है ताकि हम अपनी फसल को पोषण भी उपलब्ध करा सकें और इन फसलों को भूमि से पैदा होने वाले रोगों से भी बचा सकें। और इनका उपयोग हम समस्त साग सब्जी की फसलों में भी कर सकते हैं। इसकी विस्तृत
उपयोग करने की विधि के विषय में आप कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छी जो कहना चाहिए संपर्क चल रहा है। हमारे किसान बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठे हैं, और जैसे कि अभी हमारे यहाँ गेंदालाल जी ने कहा कि उनको सम्मान मिला, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कार्यक्रम की भी सफलता का ही सम्मान है कि जो हमारे यहाँ किसान भाई जो हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं और आप आगे बढ़ें, आपको अच्छी जानकारी मिले, चाहे वो कृषि की हो, चाहे वो योजनाओं की हो। यही उद्देश्य हमारा दूरदर्शन और आकाशवाणी का और साथ ही हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों का होता है। और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। आप लोगों का जो अनुभव है, समझ है और एक संबंध है और एक आत्मीयता है, वो हमारे साथ बनी रहे, यही इस कार्यक्रम की सफलता का उद्देश्य है। सुनील जी, हमारे अब कौन से किसान भाई से आप बात कराना चाहेंगे? किन की जिज्ञासा है जिसका समाधान हमारे कृषि वैज्ञानिक देंगे? मैं विनय सिंह ठाकुर प्राकृतिक खेती लगभग 60 एकड़ में कर रहा हूँ, और जो उसमें आदान सामग्री मैं घर पे स्वतः निर्मित करता हूँ और उससे मुझे भरपूर लाभ मिलता है। मेरा एक प्रश्न है कि जो उत्पाद हम तैयार करते हैं, उस उत्पाद की प्रामाणिकता के लिए हमें कोई उसका परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? उत्पाद परीक्षण के लिए आप प्रयोगशाला में करा सकते हैं। हमारे मृदा विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय जबलपुर की प्रयोगशाला है। वहाँ पे आप प्रत्येक उत्पाद, चाहे गेहूं हो, आपकी मटर हो, या जो भी फसल का उत्पाद हो, उसका आप परीक्षण करा सकते हैं। आदान सामग्री का भी परीक्षण आपके इसी विभाग में, मृदा विज्ञान विभाग में हो सकता है। बेहतर सुसज्जित प्रयोगशाला है जहाँ पे आपकी जीवामृत का, घन जीवामृत का वहाँ पे परीक्षण हो सकता है। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र है, पहले जबलपुर में हुआ करता था, अब इसका दूसरी जगह नागपुर में स्थानांतरित हो गया है। तो प्रमाणित रिपोर्ट के लिए क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तरदायी है। आप अपना सैंपल वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ से आपको उसका परीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और क्या स्थिति है आपके खेत की मिट्टी में या आदान जो आप उपयोग कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सिंह सर, कि आपने जानकारी दी। और हमारे कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ताकत चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, और एक छोटा सा जज्बा, एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और साथ साथ कारवां निकल चलता है। और हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, नवयुवक हमारे किसान भाई हमारे साथ में हैं, और साथ हैं अनामिका जी और हमारे कृषकों के साथ हैं। क्या पूछना चाहते हैं? और रानी जी, अभी हमारे बीच और भी किसान भाई मौजूद हैं जिनके मन में बहुत सारी समस्याएं हैं। और चलिए मैं एक और किसान भाई से बात करूंगी। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। मेरा संतोष चौबे, ग्राम कौलारी, विकासखंड पनागर, जिला जबलपुर। मैं गेंदालाल कुशवाहा के माध्यम से इस मंच तक आसीन हुआ, और हम इस वैज्ञानिकों के द्वारा जो ज्ञान का आधार मिला, हमें बहुत खुशी हुई। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र महाविश्वविद्यालय से आग्रह करूंगा कि गर्मी में जो उड़द की खेती करने के लिए जा रहे हैं, उसमें बीज की मात्रा क्या होगी और कौन सी खाद, कौन सी उर्वरक का हमें समाधान करें। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे सिंह सर इसका जवाब देंगे। खाद और उर्वरक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बीज की उन्नत प्रजातियाँ संजय सिंह साहब आपको बताएंगे जो अभी नई आने वाली हैं। खाद और उर्वरक, दलहनी फसलों में जो खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, उसमें खादों में आप जैविक खाद का यदि इस्तेमाल करते हैं तो 5 टन प्रति हेक्टेयर नाडेप कंपोस्ट या अपनी FYM जो गोबर की खाद है, पकी हुई खाद का उपयोग करें। साथ ही साथ रासायनिक खादों में आपको इनकी अनुशंसा 20-50-20 NPK 20-50-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिसका हमें उपयोग करना है। इसके लिए DAP जो आपकी फास्फोरस युक्त खाद है, इसको आप 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से उपयोग कर सकते हैं, और 10 किलोग्राम पोटेशियम का उपयोग आप करेंगे। इसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश
की जो खाद है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करेंगे तो ये आपकी उड़द मूंग फसलों के लिए अच्छा जो है लाभ देगी। लेकिन उससे पहले आप मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। मिट्टी की आवश्यकता क्या है इस बात को भी ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है। हो सकता हो आपकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो तो डीएपी की मात्रा बढ़ जाएगी, पोटाश की कमी हो तो पोटेशियम की मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बढ़ जाएगी। मिट्टी परीक्षण के आप आधार पर उपयोग करेंगे तो पोषक तत्वों का मिट्टी में संतुलन होगा। अभी पोषक तत्वों का असंतुलन है मिट्टी में, एक पोषक तत्व कई अन्य पोषक तत्वों को लेने नहीं देता, जिस कारण पोषक तत्वों का जो संचालन है पौधे के अंदर नहीं हो पाता और किसान भाई इस बात को कभी नहीं समझते कि ये पोषक तत्वों का असंतुलन किस कारण से हो रहा है। तो असंतुलन को हम तभी समझ सकते हैं जब हम मिट्टी परीक्षण कराएं। तो मिट्टी परीक्षण के बाद आप अपनी जो जांच रिपोर्ट है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, उसको देखें और उसकी जो अनुशंसा की गई है उसके आधार पर आप इन उर्वरकों का उपयोग करें। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 100 से 125 किलोग्राम प्रति एकड़ आप उपयोग करेंगे तो वो आपको साथ में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर की भी पूर्ति करेगा और पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलोग्राम प्रति एकड़। तो ये मिट्टी परीक्षण के आधार पर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। बीजों के बारे में डॉक्टर साहब अभी नई प्रजातियां जो आने वाली हैं वो बताएंगे। धन्यवाद सर। जैसा आप मूंग और उड़द के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ किसान भाइयों के खेत अभी खाली हैं तो वो चाह रहे होंगे कि हम इमीडिएट अभी जाएं और उसकी बुआई करें। इस समय जो बीज का जो रेट होता है मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से वो करीब 10 से लेकर 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। खासकर अगर उड़द की वैरायटी की बात करना चाहें तो उड़द में अभी जो हर बीमारियों से मतलब सहिष्णु है वो वैरायटी है IPU 2-43। ये 70 से 72 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। ये दूसरे वैसे किसान भाई जो कि गेहूं के बाद या मटर लगाए हैं, मटर के बाद या चना के बाद कम से कम मार्च के लास्ट में बुआई करते हैं, उनके लिए 2 वैरायटी हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे। वो है आपका TJU 130 और TJU 339। ये 2 वैरायटी जो हैं ये कम से कम 60 से 62 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और दूसरी बात उसके बाद यदि आप गेहूं के बाद लेना चाह रहे हो या मूंग और चने के बाद लेना चाह रहे हो तो उसके बाद 2 वैरायटी उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। PDM 139 139 जो सम्राट के नाम से जानी जाती है और दूसरा है विराट। ये वैरायटी 55 से 60 दिन के अंदर में दोनों पक्के तैयार हो जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे आप जैसे लेट होंगे, लेट होने पर हमेशा बीज दर बढ़ जाता है। यदि आप मार्च के एंड में यदि बुआई कर रहे हैं तो जहां मैंने 10 से 12 किलो प्रति एकड़ बताया यहाँ, वो वहां आप कम से कम 15 से लेकर 18 किलो 20 किलो प्रति एकड़ तक चला जाएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर बीज रेट हमने ज़्यादा बढ़ाया है तो क्या होता है वो कम से कम 8 दिन पहले पक जाएगी वो, क्योंकि उनमें ब्रांचेस शाखाएँ नहीं बनेंगी, फिर तो सीधे जाएंगे और फलियाँ जितना देना होगा दे के चली जाती हैं। तो ये आपके हिसाब से है कि आप इसकी बुआई कब कर रहे हैं, उस बेसिस पर आप सजेस्ट कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय VC सर कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, जो उड़द और मूंग के काश्तकार हैं, समय पे यदि आप फसल लगाओगे, जैसे फरवरी में सोइंग कर दोगे वहाँ तो ठीक है। ये तो फोर्स में चोटी लाने के लिए लोग बीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही घातक है। ये जो भी आप किसान भाई जो फोर्स में चोटी लाते हैं मार्च के लास्ट तक या मार्च में या अप्रैल में जो सोइंग करते हैं वो क्रॉप जल्दी फंस जाए उसके लिए बीडीसाइड या तो ग्रेमेक्सोन का इस्तेमाल करते हैं या ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रैक्टिस से बिल्कुल बचने का प्रयास। दूसरा उसका सबसे बड़ा हानि ये है कि जो माइक्रोब्स है मिट्टी में है वो मर जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतेंगे हम ये वादा करें, जीतेंगे हम ये वादा करें, कोशिश हमेशा ज़्यादा करें, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत हम इतना इरादा करें। तो कुछ अगर इरादे मजबूत होते हैं तो राह मिलती चली जाती है, कारवा बनता चला जाता। और ऐसी ही ये फसल संगोष्ठी क्रॉप सेमिनार जो हमने रखी है ये एक इस तरह सफल हो रही है कि आपके प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज हमारा ये जो फसल संगोष्ठी है, आज हमारा क्रॉप सेमिनार है, अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है, चलती की बिरिया हो रही है। और देखिए कितनी बढ़िया बात निकल कर आई है
कि सही जागरूकता हो, सही जानकारी हो और सही उद्देश्य हो तो लक्ष्य ज़रूर पूरा होता है। और अगर सत्संकल्प हमारे हों तो वो तो पूर्ण होते ही होते हैं। और बिल्कुल अगर सरकार की जो योजनाएं हैं, कृषि मंत्रालय है, कृषि विभाग है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है और हमारे सफल किसान हैं जो साथ में चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बने, रोजगार बने और इस तरह से हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़े और एक अच्छे व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाए, यही हमारी फसल संगोष्ठी का उद्देश्य रहा। तो कहना चाहिए कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, मिलना और बिछड़ना दुनिया की रीत है। इस रीत को खुशी से निभाते हैं, इस रीत को खुशी से निभाते हैं। पता नहीं कब किसके दिल मिल जाएं, पता नहीं कब किसके दिल मिल जाएं, जो भी मिले राहों में उससे दोस्त बनाते हैं। और ये हमारे संबंध और आपसी संबंध हमारे हमेशा बनते रहें। और कहते हैं कि जैसी चले बयार तो पीठ पुनी वैसी कीजिए। तो जैसा माहौल चल रहा है ना वैसे ही बन जाएं। परंपरागत से हम आधुनिक हो जाएं, आधुनिक से हम अत्याधुनिक हो जाएं, परंपरागत से हम और आगे निकल जाएं, वैदिक के साथ साथ हम आधुनिक और आधुनिक से साथ हम और वैज्ञानिक होते चले जाएं। ये हमारी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। और साथ ही इस फसल संगोष्ठी का यही एक सफल उद्देश्य था। जैया मन में सोच के रखा था तो सभी जने के हमारी रानी रैकवार की पूरे दूरदर्शन आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से सबके राम राम, जय सिया राम।